क्या आप जानते हैं, एक नॉर्मल सी मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली लड़की जिनका फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता था, वो बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकती थी। पर आगे होता क्या है ये तो उन्हें भी पता नहीं चला। कुछ पलों में उनकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। परिवार ने भी कभी सोचा नहीं कि ऐसा समय दोबारा आएगा, क्योंकि परिवार में पहले भी कुछ हो चुका है। एक तरफ तो नॉर्मल लाइफ थी, वहीं दूसरी ओर एक पावरफुल रसूखदार जिंदगी, जिसमें बड़े बड़े नेताओं, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्रियों के साथ उठना बैठना था। इस केस को लेकर पूरे राज्य में काफी बखेड़ा खड़ा हो गया था। पुलिस के ऊपर भी उंगलियां उठने लगी थीं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं वेदिका ठाकुर केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आने वाले नेपियर टाउन नामक इलाके से। यहीं पर 26 साल की वेदिका ठाकुर का घर है। ये अपने परिवार के साथ रहा करती थीं। परिवार में मां ज्योति ठाकुर और एक भाई हैं, शैलेंद्र। इनके जो पिताजी थे, महेंद्र सिंह ठाकुर, घटना के हिसाब से 8 साल पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है। वैसे उनको लेकर भी एक अजीब केस है जो आपको आगे बताएंगे। ये बिल्कुल सामान्य सा साधारण सा परिवार था। बाकी रिश्तेदार भी आसपास रहा करते थे। वेदिका MBA की पढ़ाई कर रही थी। इनके चाचा अशोक ठाकुर बताते हैं कि बचपन से ही बेटी पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी। हमेशा अच्छे नंबर लाकर परिवार का नाम रोशन किया। वेदिका की मां एक हाउसवाइफ हैं और पिताजी सहकारी बैंक में नौकरी करते थे। पिता के जाने के बाद उनकी जगह पर बेटे को जॉब मिल गई, यानी वेदिका के भाई को। 16 जून 2023 शुक्रवार का दिन है। मां के अनुसार आज बेटी वेदिका ने इनको बोला कि कॉलेज में थोड़ा काम है, फिर वहां से लौटकर एक फ्रेंड से मिलते हुए वापस आ जाएंगी। ये सुबह की 11 बजे के आसपास की बात होगी। इसके बाद वेदिका अपनी एक सहेली, जिनका नाम पायल था, उनके साथ चली जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि वेदिका को कोई मोबाइल फोन भी बेचना था, उसके लिए भी गई थी। खैर जो भी हो, अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा। वेदिका ने जो आने का समय बोला था उससे ज्यादा होने लगा, पर वो लौटती नहीं। इसके बाद दोपहर के 2:30 से 3 बजे के करीब वेदिका की मौसी जी, यानी माँ की बहन भुवनेश्वरी ठाकुर, निकनेम पूजा ठाकुर है, इनके पास एक नंबर से कॉल आया। वैसे मौसी पूजा वेदिका की हम उम्र की थी। दोनों की एज में ज्यादा अंतर नहीं है, जिस वजह से इनका रिश्ता मौसी भांजी के अलावा दोस्ती वाला भी था। इनके पास जिस नंबर से कॉल आया, पता चला कि वो पायल का है, यानी वही सहेली जिनके साथ वेदिका गई थी। लेकिन कॉल पर कोई आदमी बात कर रहे थे, वो भी वेदिका के जानने वाले थे। उन्होंने पूजा जी से बोला कि वेदिका की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से इस हॉस्पिटल में पहुंचिए। ये सुनकर पहले तो इनको यकीन नहीं होता, आखिर किसी दोस्त ने क्यों कॉल किया, वेदिका कहाँ पर है। इसके बाद पूजा अपनी बहन यानी वेदिका की मां को कॉल करती हैं, ये जानने के लिए कि वेदिका घर पर है कि नहीं। पता चला कि काफी देर पहले वो कहीं गई हुई है। हालांकि पूजा ने बहन को कुछ नहीं बताया। पहले ये स्वयं तो कंफर्म कर लें कि ये बात सच है कि नहीं, घर वाले बेकार में परेशान हो जाएंगे। इसके बाद ही उसी नंबर पर कॉल करके पूछती हैं कि वेदिका को क्या हुआ। बस वो इतना बता रहे थे कि तबीयत खराब है, उल्टी हो रही है। पूजा अकेले ही उस बताए गए हॉस्पिटल के एड्रेस पर पहुंचती है। जब ये पहुंची तो वेदिका को एम्बुलेंस से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था, कथित तौर पर MRI जांच के लिए। पूजा से कहा गया कि आप भी एम्बुलेंस में बैठ जाओ। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भांजी को हो क्या गया है। जब इन्होंने उसको देखा तो उसके पेट के आसपास काफी बैंडेज लगे हुए थे। उसके कपड़े भी लाल पदार्थ में खराब हो चुके थे। पूजा थोड़ी सहम जाती हैं ये सब देखकर। फिर इनको उस दोस्त से पता चलता है कि वेदिका एक देसी तमंचा उठाकर देख रही थी। गलती से वो वेदिका के हाथ से ही चल जाता है। उसे थोड़ी चोट लग गई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन होगा और वो ठीक हो जाएगी। वेदिका की हालत गंभीर थी। एम्बुलेंस से जांच कराने के बाद वापस इसी हॉस्पिटल में लाया गया। वैसे यह हॉस्पिटल है शारदा चौक के पास, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल। अभी तक पूजा के अलावा किसी और फैमिली मेंबर को इसकी जानकारी नहीं लगी थी। अब इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के आने का इंतजार किया जाता है, लेकिन वेदिका की कंडीशन और भी खराब होती जा रही थी। इसी में ही 3-4 घंटे और बीत जाते हैं। पूजा ने भी कहा कि अब परिवार को बताना चाहिए, इन्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है, अकेले झेल नहीं पाएंगी। अब तक शाम के करीब 6 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। इधर पूजा ने अपनी बहन यानी वेदिका की मां ज्योति को कॉल किया। उनसे बोला कि वेदिका की तबीयत ठीक नहीं, आप किसी के साथ हॉस्पिटल पहुंचिए। मां को भी BP की दिक्कत थी, हृदय की भी प्रॉब्लम थी। ये भी थोड़ी परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, फौरन अस्पताल के लिए निकल गईं। इस समय तक लोग स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल से मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। उस फ्रेंड ने वेदिका के भाई का नंबर लेकर उन्हें कॉल किया। उस टाइम शैलेंद्र जी अपने ऑफिस में थे। अननोन नंबर से उनको कॉल आया। ट्रू कॉलर में नाम दिखाया प्रियांश। कहा गया कि कन्नू यानी वेदिका की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। भाई मीडिया में कहते हैं कि इनको चुंगी के आसपास का अस्पताल बताया गया, लेकिन जब ये रास्ते में विजयनगर के पास पहुंचे तो सूचना आई कि आप मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचिए।
ये वेदिका के लाए जाने से पहले ही वहां पहुंच चुके थे और इंतजार करने लगे। बाकी रिश्तेदार भी वहां पर आते हैं। वेदिका भी एम्बुलेंस से पहुंची, आईसीयू में एडमिट कराया गया। बाद में सबको पता चलता है कि किसी देसी तमंचे से कुछ अनहोनी हुई है। घर में जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ये सब कैसे हो गया? इस तरह की घटना परिवार में कोई पहली बार नहीं हुई थी। घटना से करीब 8 साल पहले वेदिका के पिताजी महेंद्र ठाकुर सहकारी बैंक में नौकरी करते थे। ये बैंक जबलपुर के लॉर्डगंज थाना क्षेत्र के राइट टाउन में था। महेंद्र जी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। बात 3 अक्टूबर 2015 की है। समय से वो बैंक का है। इनकी दोस्ती बैंक के ही एक सिक्योरिटी गार्ड से भी थी। लंबे समय से दोनों एक दूसरे को जानते थे। सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास की बात होगी। महेंद्र जी और सिक्योरिटी गार्ड बैंक खुलने के बाद स्ट्रांग रूम में जाते हैं कैश लेने के लिए। फिर कैशियर को कैश देने के बाद वापस ये हॉल से बाहर आए गेट पर। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड वापस अंदर जाने की कोशिश करने लगे। दोनों दोस्त आपस में हंसी मजाक भी कर रहे थे। इतने में ही महेंद्र जी ने नोटिस किया कि सिक्योरिटी गार्ड नशे में है, उसने शराब पी रखी है। जब वो अंदर जाने लगे तो महेंद्र जी उनको रोकते हैं। ये हॉल के दरवाजे के पास खड़े थे और सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं दीवार के पीछे उस तरफ थे। दोनों में ही विवाद हो गया जो 5 मिनट चलता है। ये सब कुछ बाकी बैंक कर्मचारियों के सामने हो रहा था। इतने में ही सिक्योरिटी गार्ड ने 12 बोर का अपना हथियार उठा लिया जो बैंक की तरफ से इनको मिला था। ये कहने लगे कि गुस्सा मत दिलाओ वरना चला देंगे। महेंद्र ने भी कहा कि हिम्मत है तो चला कर दिखाओ। ये 10:45 के आसपास का टाइम था। इतने में ही एक तेज आवाज बैंक में गूंजी। महेंद्र अपना पेट पकड़कर जमीन पर पड़े। बाकी बैंक कर्मचारी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड भी डर गए, ये क्या हो गया। लोगों ने इनसे हथियार छीना। महेंद्र जी को राइट टाउन के अस्पताल ले गए। सिक्योरिटी गार्ड भी इनके साथ जाते हैं। आगे पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हॉस्पिटल से ही पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट किया। इलाज के दौरान महेंद्र जी ने आखिरी सांस ली। ये सब कुछ 5 मिनट के झगड़े के बीच गुस्से में हुआ। आगे बाकी कार्रवाई की जाती है। महेंद्र जी के स्थान पर उनके बेटे को नौकरी मिल गई। परिवार उस घटना से उबर रहा था कि अब 8 साल के बाद बेटे के साथ ऐसी अनहोनी हो गई। वेदिका के स्टमक के ऊपरी हिस्से में राइट साइड से एंटर हुआ था और एब्डोमेन एरिया में बैकबोन में अटक गया। डॉक्टर ने कहा कि उसको निकालना काफी मुश्किल हो सकता है, शायद वेदिका कभी खड़ी ना हो पाए। पर यह सब घटना आखिर हुई कहां पर थी, कैसे हुई? जबलपुर में संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में धनवंतरी नगर पुलिस चौकी के पास ये जगह है। लीला ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। पता चला कि वेदिका अपनी सहेली के साथ यहीं पर आई हुई थी। उस टाइम 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। करीब 1.5 घंटे वेदिका यहीं पर रही। फिर अचानक 1 बजे के आसपास वो अनहोनी हो जाती है। पता चला कि ये ऑफिस प्रियांश विश्वकर्मा नाम के एक आदमी का है जो बीजेपी के नेता भी बताए जाते हैं। घटना के दौरान ये ऑफिस के अंदर कथित तौर पर मौजूद थे और यही वेदिका को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकले। इन्होंने उसके मौसी को फिर भाई को खबर दी। अगले दिन 17 जून को परिवार के लोग वेदिका की माँ, मौसी, चाचा सभी संजीवनी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे कंप्लेन लिखाने के लिए। हालांकि पुलिस को पिछली शाम में ही अस्पताल की तरफ से सूचना मिल चुकी थी कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। शाम को पुलिस देखने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंची। शुरुआत में सबको यही पता था कि वेदिका ही उस देसी तमंचे को ली हुई थी जिसके अंदर कुछ दिक्कत थी। शायद उसका स्प्रिंग खराब था, तभी गलती से चल गई। परिवार के लोग थाने में शिकायत करने पहुंचे। प्रियांश विश्वकर्मा पर इन्होंने संदेह जताया। परिवार का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस इस केस को हल्के में ले रही थी और एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया। राज्य में बीजेपी की सरकार थी और प्रियांशु भी कथित तौर पर बीजेपी से जुड़ा हुआ है। वेदिका के चाचा जी और बाकी परिजन सीनियर ऑफिसर्स के पास पहुंचे। एसपी तक जाते हैं। 18 जून को एफआईआर दर्ज होती है, वो भी आईपीसी 308 के तहत। उधर वेदिका की कंडीशन धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वो थोड़ा बातचीत करने की हालत में आई। इनका 12 सेकंड का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें इनसे पूछा जाता है कि वो हथियार कैसे चला, किसने चलाया। वेदिका ने जवाब दिया, प्रियांश ने, उसने ही चलाया। एक तहसीलदार के सामने वेदिका सब कुछ बता रही थी। ये ऑफिस के अंदर सोफे पर बैठी हुई थी। टेबल पर वो हथियार रखा हुआ था। प्रियांश ने उसको उठाया, उसमें कारतूस लोड किया और इनकी तरफ निशाना कर दिया। वेदिका से इस घटना के पीछे की वजह भी पूछी गई पर इन्होंने कहा कि नहीं पता। यहीं से इस केस में नया मोड़ आता है। पुलिस ने एफआईआर में 307 भी ऐड कर लिया। आगे मीडिया में खबर आई कि जो पायल थी वेदिका की दोस्त जिसके साथ प्रियांश के ऑफिस गई थी, वो पायल गायब है। ये भी पता चला कि प्रियांश ने ही वेदिका को कॉल करके बुलाया था मिलने के लिए। 16 जून की शाम को 6 बजे प्रियांश ने वेदिका को मेट्रो अस्पताल में एडमिट कराया। उसके बाद से वो भी किसी को दिखा नहीं, गायब हो गया। सीएसपी के अनुसार घटना का पता चलने के बाद ही संजीवनी नगर थाने की 2 टीमें, क्राइम ब्रांच की 1 टीम और साइबर एक्सपर्ट की 1 टीम, टोटल 4 टीमें इस केस में लगाई गईं। जबलपुर समेत आसपास के जिलों में नाकाबंदी किया जाता है, चेकिंग की जाने लगी। पुलिस की 1 टीम प्रियांश के ऑफिस भी जाती है जहां पर घटना हुआ। वहां पर ताला लगा हुआ था, ताले को हटाकर अंदर गए।
इस ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो कैमरा हटाया हुआ मिला। जिसमें फुटेज स्टोर होता है वो डीवीआर भी गायब। शुरू में पुलिस ने मीडिया में यही कहा। वो ऑफिस भी बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कोई दाग धब्बा, कोई निशान नहीं मिला, जैसे कि यहाँ पर साफ सफाई कराई गई हो। वैसे यहाँ पर एक खाली कारतूस भी मिलता है। पुलिस ने प्रियांश के नंबर को सर्विलांस पर रख दिया। इसके साथ साथ सड़कों पर लगे कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाने लगी। वो किधर जा सकता है। परिवार के अनुसार वेदिका और प्रियांश में लंबे समय से दोस्ती थी। ये बात परिवार भी जानता था। नॉर्मल दोस्ती थी। प्रियांश विश्वकर्मा के बारे में थोड़ा बात करें तो ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के रानी दुर्गावती मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये जबलपुर के ही गंगानगर गढ़ा इलाके के रहने वाले हैं। इनका बालू और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कारोबार था। जमीनों की खरीद बेच का भी काम था। मीडिया के अनुसार ये किसी प्लॉट की वजह से विवाद में आए थे। आरोप लगा कि इन्होंने जमीन कब्जा करके उसको कम दाम में अपने नाम करा लिया। इनका नरसिंहपुर के बीजेपी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक से करीबी रिश्ता बताया जाता है। उस पॉलिटिशियन के बेटे से गहरी दोस्ती थी। नरसिंहपुर के नेताओं के साथ ये देखे जाते थे। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कई बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटोज हैं। पूरे शहर में इनका बीजेपी के साथ होर्डिंग्स और पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। ये 2016 में भी चर्चा में आए जब इनकी पत्नी ने जबलपुर के बरेला थाने में कंप्लेंट फाइल की। आरोप लगाया कि पति दहेज की डिमांड करते हैं और हाथ भी उठाते हैं। कई धाराओं में इन पर केस दर्ज हुआ। पुलिस की नाकाबंदी लगे होने के बावजूद भी प्रियांश 100 किलोमीटर दूर सुआ तलाई नरसिंहपुर पहुंच गए। वहीं अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी जिस पर बीजेपी का फ्लैग भी लगा था, उसको छोड़कर गायब हो गए। गाड़ी लॉक थी। पुलिस इनके घर से गाड़ी की दूसरी चाबी मंगाकर खोलती है। कार की अच्छे से तलाशी ली गई, पर इसमें कुछ मिलता नहीं। एक सीसीटीवी कैमरे में भी ये कार से जाते हुए दिखाई दिए थे। इनके मोबाइल टावर लोकेशन से पुलिस ने एड्रेस का पता किया था जहां पर वो कार मिली। इसके बाद 19 जून को प्रियांश को पुलिस ने अंधमुख बाईपास के पास से हिरासत में ले लिया। हालांकि ये भी खबर है कि प्रियांश धनवंतरी नगर चौकी में आकर स्वयं सरेंडर कर देते हैं। इनके साथ दर्जनों सपोर्टर्स भी थे। परिवार के लोगों ने पुलिस पर ठीक से सहयोग न करने का आरोप लगाया। उन्होंने काफी ढील दिखाई। 24 घंटे के बाद कंप्लेंट फाइल की। आखिर उन पर किसका दबाव था। हालांकि प्रियांश के पकड़े जाने के बाद इनको थोड़ी संतुष्टि मिलती है। इन्होंने ये भी कहा कि जब वो चौकी में पहुंचा तो पुलिस उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि कोई रसूखदार नेता पर्चा भरने के लिए आया हो। शुरुआत से ही इस केस में काफी संदेहजनक चीजें हुई। प्रियांश वेदिका को लेकर ऑफिस से निकला था हॉस्पिटल के लिए। केवल 200 मीटर दूरी एक मेडिकल कॉलेज भी है। वहां पर ले जाने के बजाय बाईपास के अस्पताल लाया। यहाँ पर उसकी मलहम पट्टी कराई, ईसीजी कराया। आगे पूर्व सीएम दिग्विजय जी वेदिका के परिवार से मिलने के लिए उनके घर भी गए थे। उन्होंने मीडिया में बताया कि जब प्रियांश अस्पताल में गया था तो वहाँ वेदिका के कपड़े भी चेंज कराए, कथित तौर पर सबूत मिटाने के लिए। मीडिया के अनुसार वो ऐसे हॉस्पिटल ले गया जहाँ पर उसकी जान पहचान थी। चुपचाप इलाज कराकर मामला रफा दफा करना चाहता था, जिससे ये खबर बाहर ना आए। प्रियांश वेदिका को BHMS डॉक्टर के पास ले गया था। जब वहाँ इलाज नहीं हो सका तो उसको लेकर घूमता रहा। हालत गंभीर थी। फिर 2:30-3 बजे के आसपास पायल के नंबर से वेदिका की मौसी पूजा को कॉल किया, उनको बुलाया। शारदा चौक के पास स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने की कोशिश की। पूजा के अनुसार प्रियांश इनको कहता है कि घर वालों को उसके बारे में मत बताना, केवल 1 दिन की बात है, छोटे से ऑपरेशन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे तैसे घर वालों को कोई बहाना देकर 1 दिन निकाल लो। प्रियांश नहीं चाहता था कि इस घटना की खबर बाहर आए, मामला बड़ा हो। वेदिका की मां के अनुसार प्रियांश ने वेदिका को भी बरगलाने की कोशिश की। उससे कहा कि अगर तुमसे कोई घटना के बारे में पूछे तो उनसे कहना कि तुमसे ही गलती से चल गई थी, जबकि वो तो प्रियांश से चली थी। जब स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में भी काम नहीं बना तो दमोह नाके के पास मेट्रो अस्पताल ले गए। परिवार को खबर की गई। इसके बाद प्रियांश कथित तौर पर यहाँ से गायब हो गया। ये ऑफिस जाता है, वहाँ की साफ सफाई करवाता है। उसके बाद अपना देसी तमंचा जिससे सब कुछ हुआ था, हालांकि ये अवैध हथियार था, लाइसेंस ही नहीं था। कैमरे की DVR भी अपने पास रख लिया। ये नरसिंहपुर सिवनी होते हुए छिंदवाड़ा चला गया और वहीं पर गायब रहा। उसके बाद 19 जून को जबलपुर वापस आता है और धनवंतरी नगर चौकी में सरेंडर किया। पुलिस ने इसके ऑफिस से सबूत इकट्ठा करने के बाद उसे सील कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जबरदस्ती ऑफिस के अंदर गए और सबूत मिटाने की कोशिश की। इधर बीच में वेदिका थोड़ी स्टेबल हुई थी और पुलिस को अपना आखिरी बयान दिया था। उसके बाद इसकी कंडीशन खराब होने लगी, क्योंकि ऑपरेशन करके उसको बाहर निकालना मुश्किल था। ज्यादा दिन अंदर फंसे रहने से इन्फेक्शन होने लग गया। कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। 24 जून को इन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा जाता है। ब्रेन ने भी काम करना एक तरह से बंद कर दिया। इसी दिन डॉक्टर्स ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन वो कारतूस का हिस्सा नहीं निकल सका। इसके बाद 26 जून की सुबह करीब 11:30 बजे इन्होंने आखिरी सांस ली। इनका स्वर्गवास हो गया। अब यह मामला और भी बढ़ने लग जाता है। पुलिस ने IPC 302 का भी चार्ज ऐड किया। प्रियांश ने अपने बयान में कहा कि जो भी हुआ गलती से हुआ था। वो हथियार खराब था। इनका उस तरह का क्रिया करने का कोई इरादा नहीं था, धोखे से हो गया। पर इसमें भी सवाल उठते हैं।
अगर गलती से सब कुछ हुआ तो भागे क्यों? सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की? परिवार से झूठ क्यों बोला कि वेदिका ने किया है? ऑफिस के अंदर की फुटेज गायब है। ऑफिस पूरा साफ सुथरा करवा दिया। उसको किसी बड़े अस्पताल में ले जाने के बजाय जानकार के अस्पताल ले गया, जहां पर इलाज नहीं हो सकता था। दोपहर में 1 बजे घटना हुई और शाम को 6 बजे परिवार को बताया गया। हालांकि 2:30 बजे के आसपास वेदिका की मौसी को बताया गया था, लेकिन उनको भी अंधेरे में रखा गया। इधर उधर घुमाता रहा, टाइम वेस्ट करता रहा। और भी बहुत सारे सवाल और पॉइंट्स हैं। ये 3 हॉस्पिटल ले गया था, पहले बाईपास के, फिर स्मार्ट सिटी, उसके बाद मेट्रो अस्पताल। पुलिस तीनों हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी करती है कि जब आपके पास ऐसा केस आया तो तुरंत आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया। आखिर में मेट्रो हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन यहाँ से भी देरी में सूचना दी गई, पर बाकी अस्पतालों से तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। अब इस केस में बीजेपी के एक नेता का हाथ आया है तो कांग्रेस भी मैदान में उतर गई। सियासत शुरू हो गया। लेकिन बीजेपी के लोकल यूनिट ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि प्रियांश विश्वकर्मा का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कोई ऑफिशियल पोस्ट भी होल्ड नहीं करता, न ही प्राथमिक सदस्यता लिया हुआ है। इस पर कांग्रेस के नेता ने मीडिया में कहा, पूरे शहर भर में बीजेपी के साथ पोस्टर्स लगे हुए हैं। बीजेपी नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। स्वयं भी इंस्टाग्राम पर बीजेपी नेता बताता था। हालांकि अभी फिलहाल हटा दिया है। पुलिस ने वेदिका के पोस्टमार्टम के लिए सुभाष चंद्र बोस अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के दौरान वो कारतूस का टुकड़ा बाहर निकाला गया। पुलिस इसको जब्त करके बैलिस्टिक जांच के लिए लैब भिजवा देती है। प्रियांशु के पास से देसी तमंचा भी बरामद किया गया था। यह पता करना है कि वो इसी तमंचे से चली या नहीं। मीडिया के अनुसार पुलिस को 4 कारतूस भी बरामद हुए थे। वैसे एक गवाह भी थे उस ऑफिस में, उसके बारे में आपको आगे बताते हैं। यूथ कांग्रेस के लीडर्स 28 जून को बुलडोजर लेकर प्रियांश के घर पर पहुंच गए प्रदर्शन करने के लिए। जैसे दूसरों के घरों को हटाया जाता है, वैसे ही सरकार इसके साथ भी करे। लोग प्रदर्शन कर रहे थे। क्षत्रिय समाज ने भी रैली निकाली वेदिका को न्याय दिलाने के लिए। वेदिका के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 19 जून को प्रियांश को अरेस्ट करके 1 दिन की कस्टडी ली, उसके बाद जेल भेज दिया। उसकी कस्टडी बढ़ाई क्यों नहीं गई, ताकि और भी पूछताछ किया जा सके। प्रियांश जो भी बता रहा था पुलिस उसको मान रही थी। पहले कहा गया कि डीवीआर लेकर वो भाग गया था, फिर बात है कि कैमरा खराब था, चल नहीं रहा था। डीवीआर में हार्ड डिस्क नहीं लगा था जिसमें फुटेज स्टोर होता है। इसके बाद पुलिस ने उस सर्वर कंपनी को लेटर लिखा जिन्होंने ये सेटअप लगाया था कैमरे का, शायद उनके पास से फुटेज मिल जाए। कांग्रेस नेता के अनुसार शुरू में पुलिस ने कहानी सुनाई कि पहले वो मेटल का टुकड़ा जमीन पर लगा, उसके बाद उछलकर वेदिका को लग गया। ये साबित करना था कि प्रियांश ने कहीं और चलाई या फिर गलती से चल गई। इन्होंने एसपी को ज्ञापन भी दिया। जब यूथ कांग्रेस के नेता जेसीबी लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो नगर निगम प्रियांश के पिताजी लीलाधर के नाम पर नोटिस जारी करती है और घर के कागजात दिखाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी। नोटिस में कहा गया था कि आपके गंगानगर गढ़ा में स्थित मकान का स्थल निरीक्षण किया गया, जहां मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 का उल्लंघन किया गया है। इस नोटिस को लेकर लीलाधर जी हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने इनके घर को ही नहीं बल्कि पूरी कॉलोनी को ही अवैध बताया। कॉलोनी का ना ही नक्शा पास है और ना ही बना हुआ घर वैध है, और याचिका को खारिज कर दिया। प्रियांश विश्वकर्मा ने कोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगाई। एमपी हाईकोर्ट में 15/2023 को सुनवाई होती है। आरोपी की तरफ से आए वकील ने दलील दिया कि वेदिका ने अपने आखिरी बयान में यह कहा था कि जिस तमंचे का यूज हुआ था वो खराब था, प्रियांश द्वारा उसको लोड करते समय गलती से चल गया। वकील ने कहा कि क्लाइंट का इरादा गलत करने का नहीं था। प्रियांश स्वयं घटना के बाद अस्पताल भागे थे और घर वालों को सूचित किया था। इस पर वेदिका की तरफ से आए वकील ने कहा कि वेदिका ने अपने बयान में यह भी बताया कि प्रियांश ने उस देसी तमंचे में कारतूस लोड किए थे, फिर उन पर निशाना लगाया था। वो बीजेपी नेता प्रियांश का ऑफिस था, वहां से 4 कारतूस के निशान भी मिले। ये बताता है कि आरोपी की नीयत कुछ घटना करने की ही थी। मौके पर मौजूद एक गवाह थे अभिषेक झारिया। इन्होंने कहा कि पहले प्रियांश और वेदिका में कुछ झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, उसके बाद घटना हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 24 घंटे लगा दिए, जबकि पुलिस का कर्तव्य था कि तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दें। वेदिका के वकील ने आगे कहा कि उसको इलाज के लिए घुमाया गया शहर भर में, 6-7 घंटे वैसे ही रही, मामला दबाने की कोशिश भी की। अगर समय से इलाज होता तो वो बच सकती थी। हाईकोर्ट ने सब कुछ देखते हुए प्रियांश का बेल खारिज कर दिया। साथ में आईजी, डीआईजी, एसपी को दोषी पुलिस अधिकारियों और अस्पताल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। प्रियांश ने कई बार बेल के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन खारिज हो गया। धीरे धीरे घटना को 1 साल गुजर जाते हैं। अब तक करीब 18 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड हो चुकी थी। 1 साल से प्रियांश जेल में बंद है। इनके वकील ने कहा कि अब जमानत का लाभ देना चाहिए। वो जो गवाह थे अभिषेक झारिया, जिन्होंने कहा था कि पहले झगड़ा हुआ था दोनों में, उसके बाद घटना हुआ, ये हॉस्टाइल हो जाते हैं, यानी कि अपने बयान वापस ले लिए, बयान से मुकर गए। वेदिका के वकील ने कहा कि ये आदमी प्रभावशाली परिवार से आता है, ये बाहर आकर सबूतों के साथ गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, इसीलिए इसको बेल नहीं देनी चाहिए। पर इस बार प्रियांश का साइड भारी पड़ा, जिसके बाद 23 जुलाई 2024 को इन्हें कुछ शर्तों के साथ 50,000 के मुश्किले पर जमानत दे दिया गया। ये जेल से बाहर आ गए। प्रियांश ने अपना बायो भी चेंज कर दिया है इंस्टाग्राम का। हालांकि अभी भी पॉलिटिशियन लिखा है।
ये समय समय पर दान दक्षिणा और लोगों की सहायता करते हुए भी वीडियोस में दिखते हैं। स्मार्ट सिटी अस्पताल के एक डॉक्टर अमित खरे इन पर आरोप लगा कि इन्होंने प्रियांश को बचाने के लिए रिपोर्ट पेश करने में लापरवाही दिखाई, जिससे प्रियांश को फायदा पहुंच सकता था। इसको लेकर डॉक्टर को सितंबर 2024 में 6 महीने की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वेदिका का परिवार आज भी अपनी बेटी के लिए न्याय ढूंढ रहा है। अब तो 2026 भी आ गया। कोर्ट ने सुनवाई में यह भी कहा कि यह घटना अनजाने में हुई या फिर जानबूझकर, इसका फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। ये केस अभी भी चल रहा है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।